विक्रम का अपना खुद का साड़ी का शोरूम था। उसके पास काफी लोग थे काम करने के लिए, पर उनमें से किसी को भी साड़ी पहननी नहीं आती थी और ना ही वो लोग कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींच पाते थे। इसलिए विक्रम खुद अपनी साड़ी को बेचने के लिए ग्राहकों से डील किया करता था। अरे मैडम, आप इतनी सुंदर है, फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको ये साड़ी लेने में? साड़ी तो अच्छी है, पर ये साड़ी उल्टे पल्ले की है और मैं तो सीधे पल्ले की साड़ी बांधती हूँ। अरे मैडम, बस इसलिए आप इतनी सुंदर साड़ी को रिजेक्ट कर रही हैं? आपको इस साड़ी को पहनने का मैं तरीका बताता हूँ। इतना बोलकर विक्रम उस औरत को साड़ी पहनने का सही तरीका बताता है और साड़ी पहनकर दिखाता है। विक्रम को साड़ी में देखकर वहाँ बैठी औरतें हंसने लगती है। भैया, तुमने तो हम औरतों को भी साड़ी पहनने में पीछे छोड़ दिया। आखिर इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से पहननी सीखी तुमने? अब क्या करूँ मैडम, मेरा तो काम ही ऐसा है कि अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखानी पड़ती है। वैसे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब जब आपने मुझे साड़ी पहनने का सही तरीका बता ही दिया है, तो इस साड़ी को पैक भी कर दीजिए। इस साड़ी को लेकर आपने बिल्कुल सही फैसला किया है मैडम। ये साड़ी स्पेशल आपके लिए ही बनी है। इस तरह से विक्रम साड़ी की दुकान पर अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखाता है। ये सब कुछ मोहल्ले की पड़ोसन देख लेती है और गली में आकर ढिंढोरा पीटने लगती है। अरे बहन, हमारा विक्रम तो साड़ी पहनना बहुत अच्छे से जानता है। नेहा की तो किस्मत ही खुल गई, साड़ी पहनने वाला पति जो मिल गया। अरे बहन, क्यों मजाक कर रही हो? भला विक्रम आदमी होकर साड़ी क्यों पहनेगा? अरे बहन, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो विक्रम की दुकान पर खुद जाकर देख लो। कैसे वो अपने ग्राहकों को साड़ी पहन पहन कर दिखाता है। पर जो भी कहो, विक्रम साड़ी में बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से अब गली के पड़ोसी आपस में बात करके हंसने लगते हैं और तभी नेहा घर से बाहर निकलती है। नेहा को देखकर औरतें नेहा के पास जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। नेहा बहू, तूने बताया नहीं तेरा पति साड़ी पहनता है? आप ये क्या कह रही हैं? साफ साफ कहिए ना। नेहा बहू, अब इतनी अनजान मत बन। अब मुझे समझ आ गई तू अपने पति से रोज रात को लड़ती क्यों है। अब जिस औरत का पति साड़ी पहनता है वो बेचारी कर भी क्या सकती है। अपने मोहल्ले की औरतों की ऐसी बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पड़ोस की आंटियों को जवाब देकर घर में वापस चली जाती है। ये आंटी लोग अपने आप को समझती क्या हैं? इनके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब किसी न किसी घर की चुगली करती ही रहती हैं। अरे अपना घर तो संभाला नहीं जाता इन लोगों से, दूसरों के घर में ताक झाक करती रहती हैं। आने दो विक्रम को, आज उनकी खैर नहीं। उनकी वजह से ही मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है। गुस्से में आग बबूला नेहा विक्रम के आने का इंतजार करती है और रात को जब विक्रम घर आता है। नेहा डार्लिंग, आज बहुत भूख लगी है, कहाँ हो? खाना बनाया नहीं? मर गई तुम्हारी नेहा डार्लिंग, अब ना बाहर जाके खाना खा लेना। अरे पर हुआ क्या, तुम इतनी नाराज क्यों? आखिर तुम अपनी इन हरकतों से कब आ जाओगे? अरे तुम्हारे शोरूम में और भी तो लोग होंगे ना, वो साड़ी पहनाकर नहीं दिखा सकते क्या कस्टमर को? तुम ही रह गए हो क्या कस्टमर को खुश करने के लिए? और अगर साड़ी पहनने का इतना ही ज्यादा शौक है ना तुम्हें, तो ये पैंट शर्ट छोड़ के ना साड़ी पहनना शुरू कर दो। नेहा बस भी करो, हर समय लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। और मैं अपने कस्टमर को साड़ी पहनकर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो मेरा शोरूम है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्राहक मेरी दुकान से खाली जाएं। तुम्हें ना सिर्फ अपने कस्टमर की पड़ी है, मेरी इज्जत की कोई परवाह है ही नहीं तुम्हें। तुम्हें पता है मोहल्ले वाले ना मुझे ताने सुना रहे हैं। तुम्हारी बातों से लगता है आज भी मुझे तुम्हारी बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। विक्रम नेहा की बातों से नाराज होकर घर चला जाता है और बाहर से खाना खाकर आता है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं पर नेहा का गुस्सा शांत नहीं होता, जिसके बाद विक्रम नेहा को मनाने की कोशिश करता है। नेहा यार, मान भी जाओ। चलो ठीक है, मैं अब से अपने ग्राहकों को साड़ी पहनकर नहीं दिखाऊंगा। अब तो खुश हो? प्रॉमिस करो कि तुम अब कभी साड़ी नहीं पहनोगे। तुम्हें मालूम है इन सारी चीजों की वजह से ना मुझे बहुत सुनने को मिलता है। और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? दुकान में कुछ औरतें रख लो जो ग्राहक को साड़ी पहनकर दिखा सके। मैं सब समझ गया, अब मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आज ही जा रहा हूँ शोरूम में और वहाँ पोस्टर लगा देता हूँ कि मुझे कुछ साड़ी पहनने वाली औरतों की जरूरत है। विक्रम नेहा के लिए दुकान में अपने ग्राहकों के सामने साड़ी पहनना बंद कर देता है और दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा देता है। बड़ी मुश्किलों से उसे एक औरत मिलती है। साड़ी तो तुमने अच्छी पहनी है, पर मेरे शोरूम में तुम्हारा एक ही काम होगा। जो भी ग्राहक आएंगे तुम्हें उन्हें सही तरीके की साड़ी पहनकर दिखानी होगी ताकि हमारे कस्टमर हमसे साड़ी ले सकें। इसलिए तुम मुझे हर तरीके की साड़ी पहनकर दिखाओ।
अब विक्रम उस औरत का टेस्ट लेता है और वो औरत अपने टेस्ट में पास हो जाती है, जिस वजह से विक्रम उस औरत को अपने शोरूम के लिए रख लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जब भी साड़ी पहनकर दिखाने की बारी आती तो वो औरत उल्टे सीधी साड़ी पहनकर ग्राहकों को दिखाती, जो कि कस्टमर को पसंद नहीं आती और वो बिना साड़ी लिए दुकान से चले जाते। तुम्हें इतने अच्छे से साड़ी पहननी आती है, पर फिर भी तुम अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए कस्टमर के सामने उल्टी सीधी साड़ी पहनती हो, जिस वजह से कस्टमर बिना साड़ी लिए ही भाग जाते हैं। साहब, साड़ी के ऊपर दोबारा साड़ी पहनकर दिखाना कोई आसान काम नहीं होता। तो किसने कहा तुम्हें साड़ी पहनकर आने के लिए? घर से सूट पहनकर आओ या कुछ और। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। माफ करना सर, पर मेरे ससुराल में साड़ी के अलावा कोई दूसरा कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है। इतना बोलकर वो औरत खुद काम छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से एक बार फिर विक्रम खुद अपने कस्टमरों को साड़ी पहनकर दिखाता है, पर तभी वहाँ नेहा आ जाती है और ये सब देख लेती है, जिसके बाद नेहा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और शोरूम के अंदर ही अपने पति पर गुस्सा होने लगती है। तुम नहीं सुधरने वाले ना। कसम खा रखी है तुमने कि तुम मेरी नाक कटवा कर ही रहोगे। पहले तो सिर्फ मोहल्ले की औरतें ही बोलती थी मुझे, और अब तो रिश्तेदार भी मुझे ताने देने लग गए हैं। वो भी कहने लगे हैं कि नेहा का पति साड़ी पहनता है। आखिर अपनी हरकतों से कब आ जाओगे तुम? कैसे बेशरम इंसान हो यार तुम। कानों पे जूं तक नहीं रेंगती तुम्हारी। नेहा सभी के सामने विक्रम को खड़ी होटी सुनाकर चली जाती है। विक्रम को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सब विक्रम के दुकान में काम करने वाला राजू देख लेता है और घर जाकर नेहा को सारी बात बताता है। मैडम, आपको ऐसे सबके सामने गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आप नहीं जानती कुछ दिनों से शोरूम नुकसान में जा रहा है, और सर ने जिस औरत को काम पर रखा था वो औरत भी अचानक से काम छोड़कर चली गई। दुकान खाली पड़ी हुई थी, इसलिए जब एक आधी कस्टमर आए तो सर ने खुद साड़ी पहनकर उन्हें दिखाया। और मैडम जी, विक्रम सर अकेले नहीं है जो अपनी दुकान में साड़ी पहनकर कस्टमर को दिखाते हैं। आप और दुकान में भी जाकर देख सकती हैं। इतना बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है और नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब नेहा जब विक्रम से मिलने शोरूम जाती है तो वो दुकान में देखती है कि किस तरह से सभी दुकान वाले अपने ग्राहकों को लहंगा साड़ी पहनकर दिखा रहे हैं। अब नेहा को समझ आ जाता है कि विक्रम ऐसा क्यों करता है, जिसके बाद वो अपने पति से माफी मांगती है और फिर कभी उस पर इस चीज को लेकर नहीं भड़कती और ताने देने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है। आंचल पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी विजय नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। विजय एक बहुत अच्छा लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहा करता था। आंचल के आने के बाद उनके घर की खुशियाँ दुगनी हो चुकी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि आंचल के घर की खुशियों को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन की बात है। विजय हमेशा की तरह काम पर जाता है, लेकिन शाम को आंचल के पास एक फोन आता है। मैडम, आपके पति का देहांत हो चुका है। आप अपने पति की लाश को पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे हुआ और कब? मैडम, आपके पति जिस पुल से गुजर रहे थे वो पुल टूट गया, जिसमें आपके पति के साथ और न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इतना बोलकर पुलिस वाला फोन रख देता है और आंचल ये बात अपनी सास रूबी को बताती है। माँ जी, विजय जी अब नहीं रहे। हमें उनकी लाश को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है और विजय की लाश को पहचानना है। बहू, तू ये क्या बोल रही है? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भगवान करे आपके बात सच हो माँ जी, पर अभी तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब आंचल अपने सास के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो पुलिस वालों से अपने पति की लाश ले लेती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। विजय के जाने के बाद आंचल के घर की स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विजय के जाने के सदमे से रूबी की तबीयत भी ज्यादा खराब होने लगती है। अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब आंचल के सामने एक ही रास्ता था, काम करने का। इसलिए वो काम की तलाश में घर घर जाती है। मैडम, आप मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। मैं घर का सारा काम करना जानती हूँ।
आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप बस मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। तुझे देखकर तो लगता है कि तू अच्छे घर से है और पढ़ी लिखी है, फिर तू ये नौकरों वाला काम क्यों देख रही है? जिसके बाद आंचल अपनी सारी कहानी उस औरत को बताती है, जिस पर वो औरत उससे बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, तुझ पर अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तू बहुत गरीब भी हो चुकी है। पर मेरे पास पहले से बहुत सारे नौकर हैं। मेरे घर में अब नौकर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु हाँ, मेरा एक बेटा है, वो अभी 12वीं में है और वो 12वीं पास करने के बाद कलेक्टर बनना चाहता है, परंतु पढ़ाई में बड़ा कमजोर। और इसीलिए मुझे एक ऐसी टीचर की जरूरत है जो मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, ताकि मेरा बच्चा 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हो सके। अगर तू मेरे बेटे को पढ़ा सकती है तो बोल। मालकिन, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी और मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से कोई बच्चा शिक्षित हो सकेगा। मुझे ये नौकरी मंजूर है मालकिन। अब आंचल उस औरत के बेटे को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अगले ही दिन से उस औरत के बेटे बंटी को पढ़ाने के लिए उसके घर जाती है और 1-2 घंटे में घर वापस आ जाती है। लेकिन एक बच्चे को पढ़ाकर आंचल इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि जिससे वो अपना घर चला सके। ऐसे ही एक दिन आंचल अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसे एक छोटा सा बक्सा मिलता है, जिसमें उसकी पुरानी यादें कैद थी, जैसे कि उसके पति के कपड़े, उसके पति की फोटो और उसकी कुछ यूपीएससी की बुक्स। लेकिन जब आंचल की नजर उन बुक्स पर जाती है तो वो अपने हस्बैंड की पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें हैं तुम्हारे पास, वो भी यूपीएससी की। मेरी कलेक्टर बीवी, जब तुम्हारे पास इतनी सारी बुक रखी हैं तो तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? विजय बाबू, ऐसे कोई कलेक्टर नहीं बन जाता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काफी पैसे भी खर्च होते हैं। बस पैसों के चलते मुझे अपनी यूपीएससी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परंतु आज जब भी मैं रात को सोती हूँ, मैं खुद को कलेक्टर बना हुआ देखती हूँ और देखती हूँ कि मैं किस तरह से लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रही हूँ। काफी लोग मेरे पीछे हैं जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। अपने सपने में तुम मुझे नहीं देखती क्या? आखिर मैं भी तो एक कलेक्टर का पति हूँ। आप मेरा मजाक बना रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने में याद दिला रहा हूँ ताकि तुम अपने सपनों के पास जा सको और उन्हें पूरा कर सको। अब तुम कलेक्टर बनकर रहोगी, मैं तुम्हें बनाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात ही क्यों ना एक करना पड़े। फ्लैशबैक से बाहर आंचल अपने पुराने ख्यालों में खोई होती है कि तभी वहाँ उसकी सास रूबी आ जाती है और उसके हाथों में यूपीएससी की किताब देख रूबी उससे बोलती है, बहू, तेरे पास अभी भी मौका है। तू पढ़ाई करके अपना और अपने पति का सपना पूरा कर सकती है। तुझे याद है ना कि तू कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तेरे पिताजी ने तेरी शादी करवा दी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि तुझे वो यूपीएससी की तैयारी करवा सके। तुझे पता है, जब ये बात विजय को पता चली तो उसने तेरे सपने को अपना सपना बना लिया और वो अकेले ही 12-12 घंटे की ड्यूटी करने लगा ताकि तुझे कलेक्टर बना सके। पर माँ जी, मैं एक ही बच्चे को ट्यूशन दे रही हूँ और महीने के 4 से 5 हजार ही कमा पाती हूँ। इतने कम पैसों में अपनी पढ़ाई और घर सब कुछ कैसे चला पाऊंगी माँ जी? अरे तो तुझे किसने कहा है कि तू एक बच्चे को पढ़ा? मैं तो कहती हूँ तू उन सभी बच्चों को पढ़ा जो पढ़ना चाहते हैं और उनसे कम फीस लिया कर, ताकि उनका भी भविष्य बने और तेरा भी। आंचल को अब समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। अब आंचल घर घर जाकर बच्चों को होम ट्यूशन देती है और साथ ही रात को घर आकर अपने आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर देती है। इस तरह से आंचल दिन रात मेहनत करती है और कुछ दिनों बाद आंचल अपना यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाती है और एग्जाम देकर घर आती है। आंचल के घर आते ही रूबी आंचल से बोलती है, बहू, तेरा पेपर कैसा गया? और तू जानती है, जब तू पेपर देने गई थी ना तो तेरे सारे विद्यार्थी यहाँ आए थे तुझे बेस्ट विशेष देने के लिए। पता नहीं माँ जी क्या होगा, पर मैं अपना बेस्ट देकर आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगी। और मुझे भी तुझ पर पूरा भरोसा है बहू। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आंचल का रिजल्ट आ जाता है, वो प्रथम स्थान पर आती है और इस तरह से वो अपने गांव की कलेक्टर बन जाती है। अब कलेक्टर बनने के बाद आंचल सबसे पहले अपने स्वर्गवासी पति के नाम से एक इंस्टीट्यूट और एक स्कूल खुलवाती है, जहां पर बिल्कुल मुफ्त में गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो गरीब बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा कर सके।
सुनैना के 5 बेटे थे और उसके 5 बेटों ने अपनी मर्जी से शादी की थी और सुनैना अपने 5 ही बेटों से बहुत नाराज थी। नाराज होने की वजह सुनैना की ये नहीं थी कि उसके 5 बेटों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, बल्कि सुनैना अपने 5 बेटों से इसलिए नाराज थी क्योंकि उसके 5 बेटों ने अनोखी लड़कियों से शादी की थी। सुनैना की 5 ही बहू बढ़िया लड़कियां थी। एक बहू लंबी थी तो दूसरी बहू नाटी, तीसरी बहू के कान लंबे थे, चौथी बहू मोटी और 5वीं बहू पोलियो का शिकार, एकदम पतली सी। ऐसे ही एक दिन कहने को इस घर में मेरी 5 बहुएं, पर एक भी ढंग की रही। मेरे 5 बेटे मेरे लिए मोटी पतली लंबी नाटी अजीबोगरीब तरह की बहू लाए हैं और इन 5 से मिलकर मेरे लिए सुबह की 1 कप की चाय नहीं बनाई जाती। सुनैना अपनी 5 बहू को खड़ी खोटी सुना रही होती है कि तभी सुनैना की तीसरी नंबर वाली बहू पूजा हाथों में चाय ले आती है। पूजा नाटी थी, जिस वजह से पूजा चाय लेकर सुनैना के पास खड़ी हो जाती है। सुनैना की नजर पूजा पर जाती ही नहीं है। माँ शांत हो जाइए, आज चाय बनाने की बारी मेरी थी और देखिए ना, मैं कब से आपकी चाय लेकर आपके पास खड़ी हूँ और आप है कि देख ही नहीं रही। पूजा बहू, अगर तू नाटी है तो इसमें मेरी क्या गलती? इसीलिए तू जब मेरे पास आती है तो आवाज लगाती हुई आया कर ताकि मैं तुझे देख सकूं। वैसे तुझसे एक बात पूछनी है, तेरे माँ बाप ने तुझे कॉम्प्लान नहीं पिलाया क्या जो तू इतनी नाटी रह गई? हाँ माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे खूब सारा कॉम्प्लेन पिलाया था, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि मेरा तो पूरा खानदान ही नाटा है और जब मेरा पूरा खानदान ही नाटा है तो मैं भला लंबी कैसे हो सकती हूँ? ये बात भी सही है। इतना बोलकर सुनैना अपनी चाय पीने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुनैना की नजर घर की दीवारों पर पड़ती है और वो देखती है कि घर की दीवार और छत पर जाले लगे हुए हैं। फिर क्या था, घर की गंदगी देखकर एक बार फिर सुनैना का दिमाग गर्म हो जाता है। अरे ओ कलमोही, 5 मेरी बहुएं कहाँ मर गई? दिखाई नहीं दे रहा घर में कितनी गंदगी हो चुकी है। अरे तुम 5 मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो क्या ससुराल में? क्या हुआ माँ जी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे शोर क्यों ना मचाओ तो और क्या करूं? अरे तेरे लंबे होने का क्या ही फायदा जब तू घर के जाले भी साफ नहीं कर सकती। माँ जी, आप छोटी छोटी बात पे नाराज क्यों होती हैं? आपकी 5 बहुएं अनोखी तो हैं ही, पर लगता है कि आप भी एक अनोखी सास हैं जिसकी याददाश्त कमजोर है। लंबी बहू मतलब आरती बहू? तेरे कहने का मतलब क्या है? तुम 5 की तरह मैं भी लंबी नाटी मोटी पतली और बड़े कान वाली हूँ जो तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? माँ जी, आप नाराज होना बंद करेंगी तो ही तो मैं आपको बताऊंगी ना कि मैं मायके गई थी और मेरे अलावा इस घर के जाले कोई और साफ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी लंबी बहू तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ हाँ, याद आ गया। अब मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से घर की सफाई कर। इतना बोलकर सुनैना अपने कमरे में जाकर गुस्से में अपनी 5 बहू के बारे में भला बुरा कहने लगती है। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था जो भगवान ने मुझे ऐसी 5 बहुएं दे दी। एक पराठा और चाय लेकर आती है तो दिखाई नहीं देती, सबसे नाटी है, पर खाना भी वही बनाएगी। दूसरी लंबी है, सफाई करने की जिम्मेदारी नहीं लेती। एक और है जिसके हाथी के कान बड़े बड़े खरगोश की तरह, सारी बातें सुन लेती है, कितना भी धीरे से क्यों ना बोल लूं। सुनैना अभी बोल ही रही होती है कि तभी सुनैना की बहू इमली अपने बड़े कानों के साथ उसके सामने आ खड़ी होती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब आप जानती हो कि मैं अपने तेज कानों से आपकी बुराई साफ साफ सुन लेती हूँ, तो फिर आप मेरी बुराई करते ही क्यों हो? ओ, मैं तो डर गई। क्यों बहू, तू क्या कहीं की तोप है जो मैं तेरी बुराई करने से डरूं? हाँ, मेरी और भी तो 4 बहुएं हैं, उनकी भी तो बुराई करती हूँ, फिर भला तुझे कैसे छोड़ दूं मैं? और वो मोटी शिल्पा कहाँ है? उसको बोलो आकर मेरे पैर दबाएगी। मेरे सोने का समय हो रहा है। अभी भेजती हूँ शिल्पा को। इस तरह से इमली बेचारी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और शिल्पा अपनी सास के पैर दबाने के लिए भागती हुई कमरे में आती है। मैं तो थक गई माँ जी। बिना कुछ किए? माँ जी, ये क्या कह रहे हो? मैं आपके लिए कमरे से भागती हुई आई हूँ, आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी मोटी हूँ? कई बार तो मैं आपके कमरे के दरवाजे में फंस जाती हूँ।
मेरे बारे में थोड़ा तो सोचा करो माँ जी। बस बहू, जो मुझे सोचना था वो मैंने सोच लिया तेरे बारे में। अब चल जल्दी से मेरे पैर दबाना शुरू कर। इस तरह से शिल्पा अपनी सास के पैर दबाने लगती है। अब समय बीतता जाता है और समय के साथ सुनैना अपने बहुओं को पसंद करने लगती है। और एक दिन अचानक से सुनैना को पता चलता है कि मोहल्ले में एक प्रतियोगिता हो रही है। इस प्रतियोगिता में जो बहू जीतेगी उसे इनाम के तौर पर 10,000 मिलेंगे। पर इस प्रतियोगिता के बारे में सुनने के बाद मोहल्ले की सारी सासें खुश होती है, सिवाय सुनैना के। क्या हुआ बहन, तुम खुश नहीं हो? तुम नहीं चाहते क्या कि तुम्हारी बहू भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले? हाँ बहन, चाहती तो मैं भी यही थी कि मेरी 5 बहू इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले, पर तुम तो जानती हो ना मेरी बहुएं कितनी अनोखी हैं। और इस प्रतियोगिता में 5 राउंड है। पहला भागने का, दूसरा पतली गली से निकलने का, तीसरा जाल के नीचे से जाने का, चौथा तरह तरह की आवाजों को पहचानने का और 5वां ज्यादा से ज्यादा जगह घेरने की। भला मेरी 5 अनोखी बहुएं इस प्रतियोगिता के राउंड को कैसे पूरा करेंगी? सुनैना अपनी पड़ोसन से बात कर ही रही होती है कि इमली के कानों में उसकी सास की आवाज चली जाती है और वो अपनी जेठानी और देवरानी के साथ प्रतियोगिता में नाम लिखवाने के लिए अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस प्रतियोगिता को तो हम ही जीतेंगे। बोल कौन रहा है जो खुद ना आता है? बहू, नजर तो तू नहीं आती, भला तू इस प्रतियोगिता को कैसे जीतेगी? हाँ माँ जी, बस आप हम 5 पर भरोसा रखिए। देखना कैसे रेस में लंबी दीदी और पतली गली से निकलने का राउंड हमारी पतली दीदी और जालौर पार करने का काम हमारी नाटी पूजा दीदी करते हैं। और कितनी धीमी आवाज क्यों ना, मेरे कान बहुत तेज है, मैं उन्हें आराम से सुन लूंगी। और रही हम चारों के लिए जगह कहने वाली बात, तो हमारी शिल्पा दीदी कब कहाँ आएंगी? अरे हाँ इमली बहू, तू तो बिल्कुल सही कह रही है रे, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ जी, तभी तो हम 5 आपसे कहती हैं कि एक कमी तो आपके अंदर भी है। वो क्या? चीजों को भूल जाने की। आपकी याददाश्त जो कमजोर है माँ जी। अब क्या था, अब सुनैना भी समझ जाती है कि इस प्रतियोगिता में जीत सिर्फ सुनैना की बहू की ही होगी। अब सुनैना अपनी 5 बहुओं का नाम इस प्रतियोगिता में लिखवा देती है और सुनैना की 5 बहू इस प्रतियोगिता को बड़ी ही आसानी से जीत लेती है, साथ ही साथ 10,000 भी। जिसके बाद सुनैना अपने 5 बहुओं के साथ बिना किसी शिकायत के आराम से रहने लगती है।